नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस विशेष वीडियो में जहां हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सनसनीखेज कफ सिरप प्रकरण की पूरी कहानी की, जो कोडीफ युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी, फर्जी फर्मों के जाल, बाहुबली नेताओं से कनेक्शन, पुलिस और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों से भरा हुआ है और इसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक दवा तस्करी का नहीं बल्कि अरबों रुपए के घोटाले, फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिसमें यूपी, एसटीएफ, ईडी और एसआईटी जैसी एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक इस पूरी स्टोरी की डिटेल में समझते हैं ताकि आपको हर पहलू साफ हो जाए। सबसे पहले यह समझिए कि यह कफ सिरप प्रकरण क्या है। दरअसल कोडीन आधारित कफ सिरप जैसे फेंसेडिल, स्काफ एंड ब्रांड्स जो सामान्य खांसी की दवा है, लेकिन इसमें कोडीन की मात्रा ज्यादा होने से ये नशे के लिए इस्तेमाल होते हैं। खासकर युवाओं में यह नशा बहुत लोकप्रिय है और इसकी कीमत बाजार में 100 से 200 रुपए की बोतल होती है, लेकिन तस्करी में ये 5 से 30 गुना महंगे बिकते हैं। इस प्रकरण की शुरुआत हुई अक्टूबर 2025 में, जब सोनभद्र पुलिस ने वाराणसी शक्तिनगर रोड पर दो कंटेनरों ट्रकों से जो 1.19 लाख बोतलें कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त की, जिसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए थी। यह सिरप झारखंड से आ रही थी और बांग्लादेश तस्करी के लिए जा रही थी। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने जांच शुरू की और पता चला कि यह एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट है जो यूपी, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड और गुजरात तक फैला हुआ है और सप्लाई नेपाल और बांग्लादेश तक होती है। इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है वाराणसी का शुभम जायसवाल, जो अपनी फर्म शैली ट्रेडर्स रांची के जरिए काम करता था। शुभम का पिता भोला प्रसाद जायसवाल भी इसमें शामिल है। शुभम ने सैकड़ों फर्जी फर्में बनवाई, फर्जी ईवे बिल जनरेट किए और एबार्ट कंपनी के फेंसेडिल सिरप को कागजों में एक राज्य से दूसरे राज्य बेचने का दिखावा कर असल में तस्करों को सप्लायर करता था। जांच में पता चला कि 700 से ज्यादा फर्जी फर्में बनाई गई, जिसके जरिए अरबों रुपए की कफ सिरप की तस्करी हुई। ईडी की छापेमारी में यह खुलासा हुआ कि इस रैकेट में 1000 करोड़ से ज्यादा का अवैध कारोबार है। शुभम के पार्टनर अमित सिंह टाटा जौनपुर का है, जो ब्लॉक प्रमुख बनने की तैयारी कर रहा था, और आलोक प्रताप सिंह जो बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल है। लखनऊ में आलीशान बंगला बनवाया, गुच्ची, फ्राडा जैसी लग्जरी आइटम्स मिली। आलोक को एसटीएफ आलोक के नाम से जाना जाता है और पूर्वांचल से पश्चिम तक उसका नेटवर्क था। और पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीबी भी बताया जा रहा था। सोशल मीडिया पर शुभम और अमित की धनंजय सिंह और विधायक सुशील सिंह के साथ फोटो वायरल हुई, जिससे राजनीतिक कनेक्शन जोड़ने के आरोप लगे। तमाम नेताओं ने भी आरोप लगाए, लेकिन धनंजय सिंह ने इसका खंडन किया कि फोटो किसी के साथ भी हो सकती है, कोई आके फोटो खिंचवा ले तो कोई क्या करेगा। शुभम दुबई भाग गया, वहां से एक वीडियो जारी कर खुद को बेकसूर बताया। कहा कि मैंने जहरीली दवा नहीं बेची, कोडीफ अलग है, फेंसेडिल अलग है, लेकिन पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया। ईडी उसकी संपत्तियां जब्त करने की तैयारी कर रही है। अब तक 32 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। वाराणसी में विशाल जायसवाल और बादल आर्य जैसे लोग पकड़े गए। सहारनपुर के अभिषेक शर्मा ने पूछताछ में झारखंड में 65 फर्जी फर्मों का खुलासा किया। एसआईटी गठित हुई। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता था, लेकिन अचानक 2022-2023 में एक हादसा सामने आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया, जब पश्चिम अफ्रीका से के देश गाम्बिया में भारत में निर्मित कुछ कफ सिरप के सेवन के बाद बच्चों में गंभीर किडनी फेलियर और मौतें दर्ज हुई और अफ्रीकी स्वास्थ्य अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मामले की जांच शुरू की। अफ्रीका से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 66 बच्चों की मौत भारत में बनाए गए 4 अलग अलग कफ सिरप पीने के बाद हुई, जिनमें प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेंसिल बेबी कफ सिरप, मकाब बेबी कफ सिरप और माइग्रीफ
एन गोल्ड सिरप जैसे नाम शामिल थे। इन दवाओं में जहरीली डाई एथिलीन ग्लाइको और एथिलीन ग्लाइकोजन और जैसी सामग्री जो किडनी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। चेतावनी के बाद डब्ल्यूएचओ ने कई देशों को जागरूक किया और गाम्बिया समेत कुछ देशों से ने इस सिरप को बाजार से तुरंत वापस बुलाया, अलर्ट जारी किया। हालांकि गाम्बिया सरकार ने बाद में कहा कि मौतों और सिरप के बीच का सीधा कैजुअल लिंक अभी तक पुख्ता नहीं हुआ है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और गाम्बिया की राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट में बच्चों की हत्या और इन सिरपों के सेवन को जोड़ा गया और यह भी दावा किया गया कि 70 से अधिक बच्चों को इसे एक्यूट किडनी इंजरी हुई थी। भारत में यह मामला पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया, उसके बाद घरेलू घटनाओं ने इसे और गंभीर रूप दे दिया। खासकर 2025 में जब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बेटल, पाटुना जैसे जिलों में बच्चों के कफ सिरप पीने के बाद कम से कम 11 से 20 मौतें हुई, जिनमें से अधिकांश छोटी उम्र के थे और जिनके परिवारों ने सिरप के असर पर शोक और गुस्सा जताया, जिससे राज्य सरकारों ने जांच तेज की। भारत के अंदर भी सवाल उठे कि कच्ची दवाओं की क्वालिटी नियंत्रण में कमी थी और किन देशों में होने वाली मौतों में भारत निर्मित सिरप का नाम जुड़ रहा है। इसलिए भारत की ड्रग कंट्रोल और स्वास्थ्य एजेंसियों ने इन प्रकरणों के बारे में खुद जांचें शुरू की और परीक्षण में पाया कि कुछ दवाओं में भयंकर रूप से विषैले तत्व पाए गए जो बच्चों के लिए घातक हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत में कई राज्यों में कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल दुकानों और कंपनियों के खिलाफ सख्त छापेमारी और निगरानी शुरू की गई, जिसमें 52 जिलों में 332 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। 133 कंपनियों तथा विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि कोडीप युक्त सिरप की अवैध बिक्री पर 128 से अधिक एफआईआर भी दर्ज की गई। प्रकरण गंभीर होने पर विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन भी किया गया। अगले 30 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट का आदेश दिया गया, जबकि महाराष्ट्र में 38 फार्मेसीज के लाइसेंस निलंबित किए गए क्योंकि उन्होंने बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप बेचा। जांच एजेंसियों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए हादसे से जुड़े व्यापारिक रैकेट पर नजर रखते हुए केंद्रीय एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने भी अपने दायरे में इशू को लिया और लखनऊ, झारखंड, गुजरात में 25 से अधिक परिसरों में छापेमारी की, जो लगभग 1000 करोड़ की कोडीन सिरप तस्करी रैकेट की जांच थी, जिनमें 67 आरोपियों के खिलाफ ईसीआईआर दर्ज थी और वहां नामित प्रमुख संदिग्धों में कुछ फार्मा कंपनियों के मालिक, एक चार्टेड अकाउंटेंट और पूर्व पुलिस अधिकारी जैसे बड़े नाम शामिल थे। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में करीब 38 फार्मा कंपनियों, 49 व्यक्तियों को नामजद किया गया, लेकिन अब तक पुलिस ने केवल 6 गिरफ्तारियां ही कर पाई, जबकि कई मुख्य आरोपियों जैसे शुभम जायसवाल, प्रशांत उपाध्याय अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। एफआईआर और कार्रवाई केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी सरकारों को लिखित नोटिस जारी करते हुए कहा कि बच्चों की मौत संभवतः ड्रग सुरक्षा और निगरानी विफलता के कारण और साथ ही नियामक विभागों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। यह पूरा प्रकरण एक बड़े चेतावनी की तरह सामने आया है कि दवाएं, खासकर बच्चों की दवा, सिर्फ व्यापार नहीं, अलग क्वालिटी कंट्रोल निगरानी में चूक हो जाती थी तो उसकी कीमत मासूमों की जानों के रूप में चुकानी पड़ सकती है। और आधुनिक जांच एजेंसियां, कानून परिवर्तन और स्वास्थ्य विभागों के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी है, जिससे भविष्य में ऐसी त्रासदियां रोकी जा सकें। ईडी ने 25 जगहों पर छापे मारे। लखनऊ, वाराणसी, रांची आदि में जेल वार्डन तक निलंबित हुए क्योंकि आलोक से कनेक्शन था। दोस्तों, यह मामला सिर्फ तस्करी का नहीं बल्कि सिस्टम की कमियों का भी है। फर्जी दस्तावेज, हवाला, लग्जरी लाइफ, जांच जारी है और बड़े खुलासे होने बाकी हैं।
क्या इस सिंडिकेट के सभी सरगना पकड़े जाएंगे या देखना दिलचस्प होगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। कफ सिरप प्रकरण सामने आने के बाद सबसे पहला सवाल सरकार के सामने यह था कि क्या यह सिर्फ एक दवा कंपनी की गलती है या पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। इसी सवाल के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने एक के बाद एक आदेश जारी किए। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि बच्चों के लिए बनाई जा रही कफ सिरप और तरल दवाओं की तत्काल सैंपलिंग लैब जांच कराई जाए। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया कि जिन कंपनियों की दवाएं विदेशों में बच्चों की मौत से जुड़ी पाई गई हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की समीक्षा होगी और जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक उन दवाओं का उत्पादन और निर्यात रोका जाएगा। इसी आदेश के तहत कई राज्यों में दवा फैक्ट्रियों पर अचानक छापेमारी शुरू हुई और कागजों में चल रहे क्वालिटी कंट्रोल की असलियत जमीन पर सामने आने लगी। सरकारी आदेश के बाद सबसे पहले ड्रग विभाग ने कार्रवाई की। कई फैक्ट्रियों से कच्चे माल के सैंपल उठाए गए। 22 नंबर सप्लायर और स्टोरेज की जांच हुई और जहां गंभीर खामियां मिली वहां लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दवा इकाइयों पर विशेष निगरानी रखी गई, क्योंकि यही राज्य फार्मा हब बनते जाते हैं। इसी दौरान यह भी सामने आया कि कुछ कंपनियां केवल कागजों में जीपीएम नियमों का पालन कर रही थीं, जबकि हकीकत में न तो कच्चे माल की शुद्धता की जांच हो रही थी और न ही फाइनल प्रोडक्ट का सही टेस्ट। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे मामला केवल प्रशासनिक कार्रवाई से निकलकर आपराधिक जांच में बदल गई। कई राज्यों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें आईपीसी की धारा 304 और 420 कॉस्मेटिक एक्ट की गंभीर धाराएं जोड़ी गई। एफआईआर में फार्मा कंपनी के मालिक, डायरेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, प्रोडक्ट हेड और मामलों में कच्चा माल सप्लाई करने वाले बिचौलियों के नाम शामिल किए गए। यह साफ हो गया कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी चेन जांच के दायरे में है। गिरफ्तारियों की बात करें तो शुरुआत में कुछ मिड लेवल अधिकारियों और फैक्ट्री स्टाफ को हिरासत में लिया गया। उसके पूछताछ हुई और उसके बयानों के आधार पर बड़े नामों तक पहुंचने की कोशिश की गई। हालांकि आलोचकों का कहना है कि शुरुआती गिरफ्तारियां ज़्यादातर ऐसे लोगों की हुई जिनके पास ना तो राजनीतिक रसूख था और ना ही आर्थिक ताकत, जबकि कंपनी मालिक और बड़े डायरेक्टर कानूनी दांवपेच के जरिए लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचे रहे। यह सवाल बार बार उठा कि क्या कानून सभी के लिए बराबर है या फिर रसूखदारों के लिए अलग है रास्ता है। इसी बीच सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को भी सक्रिय किया और मामला जब पैसे के लेन देन, फर्जी बिलिंग और अवैध मुनाफे तक पहुंचा तो प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से केस दर्ज किया। अलग अलग राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई। इन छापों में फार्मा कंपनी के दफ्तर, फैक्ट्री मालिक के आवास, चार्टेड अकाउंटेंट और कुछ संदिग्ध ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के ठिकाने में शामिल थे। छापों के दौरान बैंक खाते, डिजिटल रिकॉर्ड, लेन देन से जुड़े दस्तावेज और संपत्ति के कागजात जब्त किए गए। ईडी की जांच में यह बात सामने आई कि कफ सिरप के निर्माण और सप्लाई में लागत कम करने के लिए घटिया और सस्ता कच्चा माल इस्तेमाल किया गया, जिससे मुनाफा कई गुना बढ़ गया और इसी मुनाफे को अलग अलग शेल कंपनियों और बेनामी खातों के जरिए घुमाया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका सीधा संबंध दवा निर्माण से नहीं था, लेकिन वे रसूख और संपर्क के बल पर इस कारोबार को संरक्षण दे रहे थे। हालांकि इस दावे को लेकर जांच अभी जारी है। सरकारी आदेश के तहत विदेश भेजी जाने वाली दवाओं के लिए भी नए नियम बनाए गए। अब निर्यात से पहले उस श्रेणी की दवाओं के लिए अतिरिक्त लैब टेस्ट अनिवार्य किए गए।
साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि बच्चों की दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की सोर्सिंग पूरी तरह ट्रेस की जा सके। लेकिन जानकारों का कहना है कि आदेश जारी करना आसान है, असली चुनौती उसका सख्ती से पालन करना है, क्योंकि अतीत में भी कई बार नियम बने लेकिन कुछ समय बाद ढील दे दी गई। जांच की वर्तमान स्थिति की बात करें तो कई मामलों में चार्जशीट की तैयारी चल रही है। कुछ आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, कुछ अब भी फरार हैं और कुछ के खिलाफ सबूत जुटाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला और मुआवजे और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया के बेहद धीमी है। यही कारण है कि यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक सवाल भी बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे प्रकरण में कौन रसूलदार है और कौन गरीब। तस्वीर साफ दिखती है कि गरीब परिवारों के बच्चों की ने जान गंवाई, छोटे कर्मचारी जेल गए, जबकि बड़े कारोबारी और प्रभावशाली लोग जांच के लंबे रास्ते में समय खरीदते नजर आए। हालांकि एजेंसियां दावा कर रही हैं कि वे किसी दबाव में नहीं हैं और जांच अंतिम छोर तक जाएगी, लेकिन जनता का भरोसा तभी लौटेगा जब कानून की मार सबसे ऊपर बैठे लोगों तक पहुंचेगी। यही कहानी फाइलों की नहीं है, यह कहानी उन घरों की है जहां आज भी दवा की बोतल देखते ही मां का कलेजा कांप उठता है, जहां एक छोटा सा कमरा खाली पड़ा है क्योंकि उसका मालिक अब कभी लौट कर नहीं आएगा। कप सिरप प्रकरण को जब हम आंकड़ों, एफआईआर, जांच और आदेशों में देखते हैं तो शायद उसकी गंभीरता पूरी तरह समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम उन परिवारों के आंगन में कदम रखते हैं जिनके बच्चे इस सिरप के कारण काल के गाल में समा गए यानी दिवंगत हो गए, तब एहसास होता है कि सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि एक पीढ़ी का टूटा भरोसा है। गाम्बिया हो या भारत का कोई छोटा कस्बा, कहानी लगभग एक जैसी है। एक बच्चा जिसे हल्की खांसी थी, मां ने डॉक्टर की सलाह पर मेडिकल स्टोर से दवा के भरोसे कप सिरप पिलाया। कुछ ही घंटे में बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। उल्टियां, पेट दर्द, पेशाब बंद होना, आंखों में दर्द और फिर अस्पताल के चक्कर। माँ बाप समझ ही नहीं पाए कि जो दवा बच्चे को ठीक करने के लिए आई थी वही उसकी जान ले लेगी। डॉक्टरों ने कहा किडनी फेल हो रही है, आईसीयू की ज़रूरत है, लेकिन गरीब परिवारों के पास ना तो वक्त था ना ही इतना पैसा कि इलाज की लंबी लड़ाई लड़ पाते। मध्य प्रदेश के एक गांव की मां बताती है कि उसका बेटा स्कूल जाने की उम्र में था, खांसी हुई तो पास के मेडिकल स्टोर से सिरप लिया। 2 दिन में बच्चा सुस्त हो गया। तीसरे दिन उसने आंखें खोलनी बंद कर दी। अस्पताल में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। माँ आज भी कहती है कि अगर उसे पता होता कि यह दवा जहर है तो वह अपने बच्चे को कभी न पिलाती। उसकी आवाज़ कांपती है, लेकिन सवाल सीधा है, उसे पता होना चाहिए था या सिस्टम को रोकना चाहिए था। एक पिता जो दिहाड़ी मजदूर है कहता है कि उसने अपने बच्चे के इलाज में सुधार लिया, रिश्तेदारों से पैसे मांगे, लेकिन अंत में उसके हाथ में सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट आया। उसमें बीमारी लिखी है लेकिन दवा का नाम नहीं है, जिम्मेदार किसी का नाम नहीं। वह पूछता है अगर मेरे बच्चे की मौत गलत दवा से हुई है तो दोषी कौन है? मेडिकल स्टोर वाला, डॉक्टर, कंपनी या सरकार? पीड़ित परिवारों की सबसे बड़ी पीड़ा सिर्फ मौत नहीं है बल्कि अनुत्तरित सवाल है। उन्हें ना तो समय पर सही जानकारी मिली, ना ही कोई अधिकारी उनके दरबारे तक पहुंचा। कई परिवारों को तो यह तक नहीं बताया गया कि उनके बच्चे की मौत एक बड़े कप सिरप प्रकरण से जुड़ा हुआ है। उसने बस कहा गया कि किस्मत थी, लेकिन क्या किस्मत में जहर लिखा होता है? गाम्बिया में जिन माता पिता ने अपने बच्चे खोए, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोते हुए कहा कि भारत से आई दवाओं पर हमें भरोसा था। उन्हें बताया गया था कि भारत की दवाएं सस्ती और सुरक्षित हैं, लेकिन उनके बच्चों की कब्रें आज उस भरोसे पर सवाल बनकर खड़ी हैं। और यही सवाल अब भारत के अंदर भी गूंज रहा है। भारत में कई पीड़ित परिवारों को मुआवजे की घोषणा तो सुनाई दी, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि माँ बाप फार्म भरने
दफ्तरों के चक्कर काटने में ही टूट जाते हैं। कुछ परिवारों को आज तक 1 रुपया नहीं मिला, और जिनको मिला भी है वह उस बच्चे की कीमत कैसे चुका सकता है जिनकी हंसी घर में गूंजा करती थी। इन परिवारों के बीच एक और डर भी है कि कई लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आवाज़ें उठाई तो कहीं मेडिकल स्टोर या दवा कंपनी उनसे बदला न ले ले या उनका इलाज भविष्य में बंद ना कर दे। यह डर बताता है कि पीड़ित कितना असहाय है और सिस्टम कितना ताकतवर है। यह कहानी कहानी का कड़वा सच, जिन बच्चों की मौत हुई वे ज़्यादातर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से थे, जिनके पास ना तो महंगे अस्पताल का विकल्प था और ना ही कानूनी लड़ाई लड़ने की साधन। जबकि जिन पर आरोप लगे हुए फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़े कारोबारी हैं, जिनके पास वकीलों की फौज है। ये असमानता इस कहानी को और क्रूर बनाती है। आज सवाल यह नहीं है कि कितनी FIR हुई, आज सवाल यह है कि कितने परिवारों को इंसाफ मिला। सवाल यह नहीं है कि कितनी फैक्ट्रियों पर छापे पड़े, सवाल यह है कि कितने बड़े नाम जेल पहुंचे। सवाल यह नहीं है कि कितने आदेश जारी हुए, सवाल यह है कि क्या अगला बच्चा सुरक्षित है। अगर दवा बनाने वाला जानता है कि गलती पर सिर्फ लाइसेंस रद्द होगा, जेल नहीं। अगर अफसर जानता है कि जांच न करने पर सिर्फ नोटिस आएगा, सजा नहीं। अगर सिस्टम जानता है कि कुछ दिन शोर मचेगा और फिर ठंडा पड़ जाएगा, तो यह कफ सिरप प्रकरण आखिरी नहीं होगा। आज ज़रूरत है हम सिर्फ खबर ना देखें, सवाल भी पूछें। आने वाले बच्चों को दवा देने से पहले पूछें यह सुरक्षित है या नहीं। सरकार से पूछें जांच कहां तक पहुंची, और खुद से पूछें हम अगली मौत का इंतजार करेंगे। यह कहानी उन फाइलों से बाहर निकलकर उन घरों तक जाती है जहां आज भी एक खाली बिस्तर, एक अधूरी स्कूल कॉपी और एक टूटा खिलौना सवाल बनकर पड़ा है। आखिर गलती किसकी थी। कफ सिरप प्रकरण की शुरुआत बाहर के देश गाम्बिया से होती है, जहां 2022 में अचानक छोटे बच्चों की मौतें होने लगती हैं। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर जब संख्या बढ़ी तो जांच शुरू हुई और सामने आया कि मरने वाले ज़्यादातर बच्चों को भारत में बनी कफ सिरप दी गई थी, जिनके नाम थे कई, जिनके सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इन दवाओं को लेना न लेना बेकार है। जांच में पाया गया कि इन दवाओं में डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीली केमिकल मौजूद थे, जो सीधे किडनी फेल कर देते हैं। और यहीं से भारत की दवा व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय सवाल खड़े हो गए। भारत, जिसे दुनिया का फार्मेसी कहा जाता है, वहाँ बनी दवाओं से बच्चों की मौत की खबर ने सरकार और एजेंसियों को हरकत में ला दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को आदेश दिए कि सभी कफ सिरप और तरल दवाओं की सैंपलिंग की जाए। ड्रग कंट्रोलर जनरल ने निर्देश दिया कि बच्चों की दवाओं के निर्माण और निर्यात पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाए। कई फैक्ट्रियों के लाइसेंस निलंबित हुए, कुछ दवाओं का उत्पादन रोका गया। लेकिन यहीं से यह सवाल उठा कि क्या यह कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। क्या बच्चों की मौत के बाद ही सिस्टम जागता है। जांच आगे बढ़ी तो यह साफ हुआ कि समस्या सिर्फ एक कंपनी की नहीं थी, बल्कि कच्चे माल की सप्लाई से लेकर क्वालिटी कंट्रोल तक पूरी चेन कमजोर थी। कई फैक्ट्रियों में GPM नियम सिर्फ कागजों में थे। कच्चे माल से लागत कम की जा रही थी ताकि मुनाफा बढ़े, और इसी लालच में दवा को जहर बना दिया गया। इसी दौरान भारत में भी अलग अलग राज्यों से खबरें आने लगी कि बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में जांच शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में भी जांच शुरू हुई। पीड़ित परिवार सामने आए, जिनके लिए यह सिर्फ खबर नहीं बल्कि जिंदगी का अंत था। सरकारी आदेश के बाद पुलिस ने FIR दर्ज करनी शुरू की। IPC की धाराओं 304, 420 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुए। इन फार्मा कंपनियों के मालिक, डायरेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, प्रोडक्शन हेड और कुछ सप्लायरों के नाम शामिल किए गए। लेकिन गिरफ्तारी की तस्वीर अलग थी। शुरुआत में ज़्यादातर छोटे कर्मचारी और मिड लेवल लोग
हिरासत में लिए गए, जिनके पास न पैसा है न रसूख, जबकि बड़े कारोबारी कानूनी दांवपेच में उलझे रहे। यहीं से यह सवाल तेज हुआ कि कानून का डंडा कमजोर पर ज्यादा और ताकतवर पर कम क्यों पड़ता है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो मामला सिर्फ दवा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पैसे के रास्तों तक पहुंचा। तब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से केस दर्ज हुआ। कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई। फार्मा कंपनियों के दफ्तर, फैक्ट्रियां, मालिकों के घर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिचौलियों के ठिकाने जांच के दायरे में आए। बैंक खाते खंगाले गए, डिजिटल डेटा जब्त किया गया और यह सामने आया कि घटिया कच्चे माल से बना कफ सिरप कई गुना मुनाफा देता था, जिसे सेल कंपनियों और बेनामी खातों के जरिए घुमाया गया। लेकिन इस पूरी जांच के बीच सबसे कमजोर आवाज वही रही जिनकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई गई, यानी पीड़ित परिवार। एक माँ कहती है कि उसने अपने बच्चे को दवा इसलिए पिलाई क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसे क्या पता था कि बोतल में दवा नहीं जहर है। एक पिता कहता है कि उसके बच्चे की मौत के बाद उसे बस एक कागज मिला, उसमें बीमारी का नाम है, दोषी का नहीं। कई परिवार आज भी यह नहीं जानते हैं कि उसके बच्चे की मौत एक बड़े कफ सिरप रैकेट से जुड़ा हुआ है। उन्हें बस किस्मत कहकर चुप करा दिया गया है। गाम्बिया से लेकर भारत तक पीड़ितों की ये कहानी एक जैसी है। गरीब परिवार, सीमित इलाज, टूटता भरोसा और अंत में एक खालीपन। वहीं दूसरी तरफ जिन पर आरोप हैं वे बड़े कारोबारी हैं, इनके पास महंगे वकील हैं, समय है, संसाधन है। यही असमानता इस पूरे प्रकरण को सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सामाजिक न्याय बनाती है। सरकार ने नए नियम बनाए की बात कही, निर्यात से पहले अतिरिक्त जांच, कच्चे माल की ट्रेसेबिलिटी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये नियम कागजों तक सीमित रहेंगे या जमीन पर लागू होंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है शोर थमते ही सिस्टम फिर ढीला पड़ जाता है और अगली त्रासदी की नींव रख दी जाती है। इस मेगा कहानी का सबसे कड़वा सच यही है कि इस प्रकरण में गरीब ने जान गंवाई, छोटा कर्मचारी जेल गया और बड़े नाम अब भी जांच की लंबी प्रक्रिया में समय काट रहे हैं। जनता का भरोसा तभी लौटेगा जब सजा ऊपर तक पहुंचेगी, जब दवा बनाने वाला यह जान लेगा कि गलती पर सिर्फ जुर्माना नहीं जेल भी तय है, और जब हर माँ यह भरोसा कर सकेगी कि दवा वह अपने बच्चों को जो पिला रही है वह सच में दवा ही है, जहर। कफ सिरप प्रकरण सामने आने के बाद सबसे पहला सवाल सरकार के सामने यह था कि क्या यह सिर्फ एक दवा कंपनी की गलती है या पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। इसी सवाल के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने एक के बाद एक आदेश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि बच्चों के लिए बनाई जा रही कफ सिरप और तरल दवाओं की तत्काल सैंपलिंग लैब जांच कराई जाए, जिसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया कि जिन कंपनियों की दवाएं विदेशों में बच्चों की मौत से जुड़ी पाई गई हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की समीक्षा होगी, और जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक उन दवाओं का उत्पादन और निर्यात रोका जाएगा। इसी आदेश के तहत कई राज्यों में दवा फैक्ट्रियों पर अचानक छापेमारी शुरू हुई और कागजों में चल रहे क्वालिटी कंट्रोल की असलियत जमीन पर सामने आने लगी। सरकारी आदेश के बाद सबसे पहले ड्रग विभाग ने कार्रवाई की। कई फैक्ट्रियों से कच्चे माल के सैंपल उठाए गए, बैच नंबर, सप्लायर और स्टोरेज की जांच हुई। जहां गंभीर खामियां मिली वहां लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दवा इकाइयों पर विशेष निगरानी रखी गई, क्योंकि यही राज्य फार्मा हब माने जाते हैं। इसी दौरान यह भी सामने आया कि कुछ कंपनियां केवल कागजों में जीएमपी नियमों का पालन कर रही हैं, जबकि हकीकत में ना तो कच्चे माल की शुद्धता की जांच हो रही है, ना ही फाइनल प्रोडक्ट का सही टेस्ट। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे मामला केवल प्रशासनिक कार्रवाई से निकलकर आपराधिक जांच में बदल गया। कई राज्यों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें आईपीसी की धारा धोखाधड़ी
और गैरकानूनी हत्या कॉस्मेटिक एक्ट की धाराएं जोड़ी गई। एफआईआर में फार्मा कंपनी के मालिक, डायरेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, प्रोडक्शन हेड और कुछ मामलों में कच्चा माल सप्लाई करने वाले बिचौलियों के नाम शामिल किए गए। यह साफ हो गया कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी चेन जांच के दायरे में है। गिरफ्तारियों की बात करें तो शुरुआत में कुछ मिड लेवल अधिकारियों और फैक्ट्री स्टाफ को हिरासत में लिया गया, लेकिन उनसे पूछताछ हुई और उनके बयानों के आधार पर बड़े नामों तक पहुंचने की कोशिश की गई। हालांकि आलोचकों का कहना है कि शुरुआती गिरफ्तारियां ज्यादातर ऐसे लोगों की हुई जिनके पास ना तो राजनीतिक रसूख और ना ही आर्थिक ताकत, जबकि कंपनी मालिक और बड़े कार डायरेक्टर कानूनी दांवपेच के जरिए लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचे रहे। यह सवाल बार बार उठा कि क्या कानून सभी के लिए बराबर है या फिर रसूखदारों के लिए अलग अलग रास्ता है। इसी बीच सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को भी सक्रिय किया और मामला जब पैसे के लेन देन, फर्जी बिलिंग और अवैध मुनाफे तक पहुंचा तो प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से केस दर्ज किया और अलग अलग राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई। कई छापों में फार्मा दफ्तर, फैक्ट्री मालिक के आवास, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ संदिग्ध ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के ठिकाने शामिल थे। छापों के दौरान बैंक खाते, डिजिटल रिकॉर्ड, लेन देन से जुड़े दस्तावेज और संपत्ति के कागजात जब्त किए गए। ईडी की जांच में यह बात सामने आ गई कि कफ सिरप के निर्माण और सप्लाई में लागत कम करने के लिए घटिया और सस्ता कच्चा माल इस्तेमाल किया गया, जिससे मुनाफा कई गुना बढ़ गया और इसी मुनाफे को अलग अलग शेल कंपनियों और बेनामी खातों के जरिए घुमाया गया। दोस्तों, कफ सिरप प्रकरण ने हमें यह नहीं सिखाया कि गलती कहाँ हुई, बल्कि यह दिखाया कि हमारा सिस्टम कहाँ कहाँ चुप रहा। यह मामला सिर्फ कुछ जहरीली दवाओं का नहीं है, यह उस खामोशी का मामला है जो हर उस समय देखी जाती है जब गरीब की जान जाती है और ताकतवर फाइलों के पीछे छिप जाता है। आज सवाल यह है नहीं है कि कितनी जांच बैठी, सवाल यह है कि कितनी जांच अंजाम तक पहुंची। सवाल यह नहीं है कि कितने आदेश जारी हुए, सवाल यह है कि कितने आदेशों पर ईमानदारी से अमल हुआ, क्योंकि अगर आदेश ही काफी होते तो आज इतने मासूम बच्चे कब्रों में नहीं सोए होते। यह खबर उन माताओं की चीख है जिन्हें आज भी समझ नहीं आता कि उन्होंने अपने बच्चों को दवा दी या जहर। या उन पिताओं की चुप्पी नहीं है जो कोर्ट कचहरी के डर से सवाल नहीं पूछ पाए, या उस भरोसे की मौत है जो हर आम आदमी सिस्टम पर करता है। और जब भरोसा मरता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं इंसाफ से चलता है। कब प्रकरण ने यह साफ कर दिया कि हमारे यहाँ दवा उद्योग सिर्फ इलाज का साधन नहीं रह गया है या मुनाफे का हथियार बन गया है, जहाँ लागत घटने के लिए इंसानी जान की कीमत लगा दी जाती है और जब मौत होती है उसे बीमारी, गरीबी या किस्मत के नाम पर ढक दिया जाता है। लेकिन जहर को किस्मत नहीं कहा जा सकता। यह भी सच है कि सरकार ने आदेश दिए, एजेंसियों ने छापे मारे, एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इन कार्रवाइयों का बोझ सिर्फ ज्यादातर उन लोगों पर पड़ा है जिनके पास न वकीलों की फौज है और न राजनीतिक पहुंच, जबकि असली फैसले लेने वाले आज भी जांच की आड़ में सुरक्षित हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है? अगर इस प्रकरण से कोई सबक नहीं लिया गया तो यह आखिरी कांड नहीं होगा। आज कफ सिरप, कल कोई एंटीबायोटिक होगी, परसों कोई इंजेक्शन और हर बार कहानी वही होगी, मौत, जांच, बयान और फिर चुप्पी। इसीलिए जरूरी है कि इस खबर को अंत नहीं बल्कि शुरुआत माना जाए। आज जरूरत है कि दवा को व्यापार नहीं जिम्मेदारी माना जाए, कि हर बोतल में सिर्फ रसायन नहीं बल्कि भरोसा भी भरा हो। हर लाइसेंस देने वाला अधिकारी यह जाने कि उसकी एक लापरवाही किसी घर को उजाड़ सकती है। हर कंपनी मालिक यह समझे कि मुनाफा बच्चों की जान से बड़ा नहीं हो सकता।
हमारा जनता से भी सवाल है कि क्या हम सिर्फ खबर देखकर आगे बढ़े जाएंगे या सवाल पूछेंगे, क्या हम अगली मौत का इंतजार करेंगे या सिस्टम से जवाब मांगेंगे। क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक जवाब नहीं मिलेंगे, और जब तक जवाब नहीं मिलेंगे तब तक ऐसी त्रासदियां दोहराई जाती रहेंगी। आखिर में कप सिरप प्रकरण हमें यह याद दिलाता है कि दवा अगर सुरक्षित नहीं है तो वह इलाज नहीं, अपराध है। और अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया तो वह फिर होगा, और तब इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। क्योंकि हम जानते हुए भी चुप रहे। आपको यह पूरी डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।